हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपी। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कंप्लीटली फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर हम वेपर प्रेशर के टर्म में देखें तो इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब हम किसी भी लिक्विड को कूल करते हैं तो कूल करने से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होके जिस टेम्परेचर पे उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to the वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे उसी कंपोजिशन के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन, और दोनों को फ्रीज करके देखते हैं। बीकर ए में हम ले लेते हैं प्योर वाटर और बीकर बी में ले लेते हैं साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि प्योर वाटर में साल्ट ऐड कर दिया। तो बीकर ए में जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर हाई होगा और बीकर बी में जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम सोल्यूट ऐड किए हैं तो सोल्यूट यूनिफॉर्मली मिक्स होगा और इसके यूनिफॉर्म मिक्सिंग से सोल्यूट के कुछ पार्टिकल सरफेस को भी ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंटेंट ऑफ बीकर बी बिकम लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए। बीकर ए में जो सॉल्वेंट है दैट इज प्योर सॉल्वेंट, तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और बीकर बी में जो रखा हुआ है दैट इज मिक्सचर, उसमें हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिए हैं और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। एंड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी बीकर बी डिक्रीजेस। तो हम अगर दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखते हैं तो बीकर ए का वेपर प्रेशर हाई है और बीकर बी का वेपर प्रेशर लो है, बट ये दोनों लिक्विड हैं तो इन दोनों का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से हाई है। ओके, अब हम इन दोनों को कूल करते हैं। जब हम दोनों को कूल करेंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। जब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होके आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, हम आइस का वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं। आप आइस अगर लीजिए एक बीकर में और इस बीकर में आप टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर विल बी निगेटिव, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर है, ये निगेटिव टेम्परेचर है।
अब अगर हम इसका वेपर प्रेशर देखें तो वेपर प्रेशर भी लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर लो है, वेपर प्रेशर लो होगा। इसका टेम्परेचर पॉजिटिव है यानी कि टेम्परेचर हाई है, तो इसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा। अब हमको क्या करना है, इसके टेम्परेचर को कम करना है, यानी कि बीकर ए और बी के जो कंटेंट हैं उनको कूल करना है। कूल करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। आइस का टेम्परेचर नेगेटिव है, इसका वेपर प्रेशर लो है, इसको हीट करेंगे, इसको हम करेंगे हीट, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कब तक होगा, जब तक ये आइस है, इसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बट फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसका वेपर प्रेशर, सॉलिड का हाईएस्ट वेपर प्रेशर कब मिलेगा हमको, जब ये मेल्टिंग पॉइंट को अटेंड कर लेगा। और लिक्विड का लोवेस्ट वेपर प्रेशर वही है, लिक्विड को कूल कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, और जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे ये लिक्विड फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर हम इस कंटेंट को कूल करते गए और इसको हीट करते जाएंगे, इसका वेपर प्रेशर लो है, उसका हाई है, तो कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे दोनों इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पे दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल होंगे, वो टेम्परेचर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट और इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हम यहाँ पे लिक्विड को कूल करते हैं, और लिक्विड को कूल करने से जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी कंपोजिशन के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, हम सॉलिड स्टेट में हम प्योर कंपोनेंट ले रहे हैं और लिक्विड स्टेट में हम डिफरेंट सोल्यूशन ले रहे हैं। सोल्यूशन में कोई भी कंपोजिशन हो, जब हम उसको कूल करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे उस कंपोजिशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, वही टेम्परेचर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसको आप ग्राफिकली समझिए। अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, तो हम देखेंगे जब सॉलिड को कूल करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, एक शार्प लाइन हमको मिलेगा। लिक्विड के केस में हमको कर्व लाइन ऐसे मिलता है। सपोज ए प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, और इसको जब हम कूल कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, और ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इसके सॉलिड और लिक्विड स्टेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। तो दिस टेम्परेचर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हम क्या किए, ये जो सॉल्वेंट है, जिस टेम्परेचर पे भी हमने इसको लिया था, सेम टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। तो सपोज करिए कि इसका वेपर प्रेशर यहाँ आ गया सेम टेम्परेचर पे। अब इसको जब हम कूल करेंगे तो यही पैरेलल लाइन हमको मिलेगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, और ये लाइन हमको मिलेगा ग्राफ लाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है इस टेम्परेचर पे। तो दिस टेम्परेचर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज TF। अगर आप कंसंट्रेशन को और ज़्यादा, ये फर्स्ट कंसंट्रेशन मान लेते हैं, कंसंट्रेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए, वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, और फिर आप कूल करेंगे तो इसका पैरेलल लाइन आपको मिलेगा नीचे, और ये तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। दिस इज TF2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज हो रहा है, और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है।
तो पहले हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है इसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए देखिए हम इस ग्राफ से देखेंगे। इस ग्राफ में आप देखो ये जो प्रेशर है इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं P01. P01. This pressure is P1 and this pressure is P2. This temperature is T0F, T0F1, T0F2. यहाँ पे आप पॉइंट ले लो A, B, C, D, E। अब यहां से हम रिलेशन डिराइव करेंगे DC बाई BE इक्वल टू AC बाई AB। ये रिलेशन मिलेगा हमको। देखिए DC इज डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर, इसी को हम कह रहे हैं DC बाई DB क्या है, सॉरी BE ए डिफरेंस है। तो आप इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हो। DC को आप लिख सकते हो T0F माइनस TF सेकेंड बाई BE को आप लिख सकते हैं T0F माइनस TF फर्स्ट इक्वल टू। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P01 माइनस P2 बाई P01 माइनस P1। देन आप यहां से कह सकते हो डेल्टा T इज या डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 बाई डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा P1। अब यहां से आप कह सकते हैं डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। दिस मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितना ज़्यादा हुआ। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर में लोअरिंग जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा डिप्रेस होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। This means we can say that delta T is proportional to molality and delta TF equal to KF M. M is molality. This means अगर हम दो डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, अगर दोनों सॉल्यूशन की मोलैलिटी सेम है, दोनों सॉल्यूशन इक्विमोलल है, तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। जैसे अगर आप 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल सुक्रोज को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करिए सेपरेटली 1 kg वाटर में, दोनों का सॉल्यूशन बना दिया हमने।
अब दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस से फ्रीजिंग पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सेम आएगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल है, दोनों की मोलरिटी इक्वल है। तो अगर मोलरिटी इक्वल है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी इक्वल आता है। वेयर Kf इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। Kf is also called cryoscopic constant. It is also called cryoscopic constant. Cryoscopic constant, इसको cryoscopy क्या होता है हमको समझना है। Cryoscopy क्या है? Cryoscopy is a method of determination of molecular mass, or you can say molar mass of non-volatile solute with the help of freezing point depression। जब हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यू का यूज करके किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास के कैलकुलेशन के इस मेथड को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड, क्रायोस्कोपी। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। Cryoscopy means the method of determination of molecular mass with the help of freezing point depression of the solution। किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन के इस मेथड को हम कहते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी मीन्स द मेथड ऑफ determination of molecular mass of non-volatile solute with the help of freezing point depression of freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने का जो मेथड है इसी को कहते हैं हम क्रायोस्कोपी और Kf क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस मीन्स यहाँ से हमको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास डेल्टा TF इक्वल टू KF M। M इज मोलरिटी, यहाँ से हमको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा TF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड M इज मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इन टर्म ऑफ मोलर मास। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Kf इक्वल टू KF इंटू WB बाई MB इंटू WA। WA इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। हमको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट MB। तो MB को हम ऐसे डिटरमाइन कर लेंगे MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA। By using this formula we can determine molecular mass of the non-volatile solute। ये मेथड हम किसी भी सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? फर्स्ट थिंग solute should be
नॉन वोलेटाइल मीन्स ये फार्मूला तभी यूज होगा जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। सेकेंड थिंग, solution should be dilute, and third thing, association or dissociation of solute in the solution should not take place. Association or dissociation should not take place. अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम KF के थर्मोडायनेमिक वैल्यू की बात करते हैं। KF इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। KF इक्वल टू होता है RT² बाई LF इंटू 1000। where R is gas, universal gas constant, T is temperature in Kelvin, LF is latent heat of fusion, and it is multiplied by 1000। तो यहाँ पे आप latent heat of fusion को लिख सकते हैं, फ्यूजन इंथैल्पी, तो ये हो जाएगा RT² बाई फ्यूजन इंथैल्पी इंटू 1000। तो देखिए, अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में इनफ डेटा दिया हो जहाँ से आप KF निकाल सकते हो, तो आफ्टर सॉल्विंग द KF यू कैन सॉल्व फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो, KF को सॉल्व करने के लिए इनफ डेटा क्वेश्चन में दिया होगा और आपसे सीधे पूछा जाएगा फ्यूजन इंथैल्पी, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, फिर टेम्परेचर भी गिवन होगा तो आप इस फार्मूले को यूज करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके अलावा देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का और क्या यूज है। तो फर्स्ट थिंग, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंटी फ्रीजिंग मिक्सर। एंटी फ्रीजिंग मिक्सर का क्या यूज है, जब कोल्ड प्लेस पे कोई व्हीकल्स होता है या कोई भी इंजन चलती है तो वहाँ पे उसको कूल करने के लिए रेडिएटर लगा होता है और रेडिएटर में वाटर फिल करते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो हो गया तो जो रेडिएटर का वाटर है वो फ्रीज हो जाता है और उसको फ्रीज होने के बाद से उतना इफेक्टिव कूलिंग नहीं कर पाता है। और सेकेंड थिंग, अगर रेडिएटर में क्लोज है और वो फ्रीज हो गया तो फिर रेडिएटर भी फट सकता है, क्योंकि फ्रीज होने के बाद वाटर की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इसको फ्रीज होने से रोकने के लिए जिस मिक्सर को यूज करते हैं उसी को कहते हैं एंटी फ्रीजिंग मिक्सर। इसके लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट कंसंट्रेशन में यहाँ पे ऐड करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं वाटर में डिफरेंट कंसंट्रेशन में। जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर ये मिक्सचर 0 डिग्री पे या बिलो 0 डिग्री फ्रीज नहीं होगा, और ये मिक्सचर बिहेव करता है एज अ एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। इसको यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट ऑफ रेडिएटर। एथिलीन ग्लाइकॉल के जगह पे हम ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर का क्या काम है, किसी भी लिक्विड को फ्रीज करके उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। स्पेशली वाटर के लिए यूज़ करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
NaCl मिक्स कर देते हैं वाटर में और उसको फ्रीज करके आइस में चेंज कर देते हैं। अगर NaCl वाटर में मिक्स किया गया है और आइस बना रहे हैं तो सेचुरेटेड सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट -37 डिग्री सेल्सियस, तो -37 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम फ्रीज करेंगे तभी आइस बनेगा। अब इस आइस को यूज़ करते हैं हम एज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। इसी आइस को यूज़ करके हम जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट -37 से एबव होता है, 0 से बिलो होता है, उसको आसानी से फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको एज ऑफ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। थर्ड यूज है इसका, यूज इज डी-आइसिंग। De-icing means removal of ice from the road or footpath. In the cold country, during winter season, फुटपाथ और रोड पे कई फीट बर्फ जम जाते हैं ड्यू टू स्नोफॉल। उसको रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डी-आइसिंग। इसको रिमूव करने के लिए यूजुअली कोल्ड कंट्रीज में क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड स्प्रे कर दिया जाता है उसके ऊपर। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड उसके ऊपर स्प्रे करने से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, आसानी से फ्लो कर जाता है और फुटपाथ एंड रोड खाली हो जाता है। इसी को कहते हैं डी-आइसिंग। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का ये 3 मेन इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा हम क्रायोस्कोपी में इसको यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन एग्जाम्पल